बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल्स। प्रीवियसली आपने जो स्टडी किया है आज के लेक्चर से पहले तक और क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर आप सिंगल पार्टिकल मोशन को यूज़ करते हुए उसका स्टेट फंक्शन निकालते थे या ऑपरेटर को ऑपरेट करवा कर आइगन वैल्यूज़ निकालते थे या फिर उसका हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कर एनर्जी जो है वो निकालते थे या मोमेंटम फाइंड आउट करते थे। मतलब जितने भी आपने मेजरमेंट्स की वो सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए थी। आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए आप जो है वो जो आपको चाहिए है, जो मेन कंडीशन है वो है आपके पास मैनी पार्टिकल्स का होना, कि आपके पास मैनी पार्टिकल सिस्टम होना चाहिए। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियाई एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, गैसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं तो ये बिहेव करते हैं मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के तौर पर। तो जब हम मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम लेते हैं या मैनी बॉडीड सिस्टम लेते हैं तो उसके अंदर जब हम मेजरमेंट्स करते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, उनका वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए या उनकी आइगन वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम। तो आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम के अंदर आप उसी तरह से जैसे आप पहले मेजरमेंट्स करते थे आप वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, आप हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप स्टेट फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे अभी देख Identical particles, those particles that have the same mass, charge, spin, etc. and behave in same manner under equal physical conditions are called identical particles. आपके पास वो तमाम पार्टिकल्स जो सेम मैस रखते हो, सेम चार्ज रखते हो, सेम जो है वो स्पिन रखते हो या इसी तरह की और फिजिकल जो उसकी क्वांटिटीज़ हैं वो सेम हो, वो आपके पास कहलाते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि जब वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पार्टिकल है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सॉरी। बिफोर कोलिजन जिन पार्टिकल्स का आपके पास चार्ज, स्पिन, मैस जो है वो सेम था, कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे में जो है वो इस तरह से मर्ज हो जाते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट। तो कैसे वो उसका जो है वो लॉस्ट हो जाती है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो स्टेट और पोजीशन जो होती है पार्टिकल्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हम मेजरमेंट्स करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स पर तो उनकी स्टेट और पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये पार्टिकल्स आपके पास स्पिनलेस पार्टिकल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। स्पिनलेस पार्टिकल की एक एग्जांपल जैसे कि फोटोन है, वो आपके पास स्पिनलेस होता है। तो इस तरह से फोटोन की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं अगर स्पिनलेस है। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कुछ सिचुएशंस में आपके पास पार्टिकल स्पिनलेस हो सकते हैं और कुछ में आपके पास नहीं हो सकते। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी डिफाइन द डायनामिक्स ऑफ एन पार्टिकल्स इन क्वांटम बेसिस। जैसे कि हम सिंगल पार्टिकल को डिफाइन करते थे कि ये इसका स्टेट फंक्शन है, उसको हमने इस तरह से उसका स्टेट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम उसकी जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास एन पार्टिकल सिस्टम हो तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्वांटम बेसिस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, This description can be obtained from a generalization of the dynamics of a single particle। कि जिस तरह से जो डायनामिक्स हम सिंगल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे उसी को यूज़ करते हुए हम एन सिस्टम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट अज्यूम कर लें डिस्टिंग्विशेबल एन पार्टिकल सिस्टम। सपोज कर लिया जी हमने डिस्टिंग्विशेबल, जिनको जो है वो बताया जा सकता है जो कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन अभी लॉस्ट नहीं की है, डिस्टिंग्विशेबल जिनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है एक दूसरे से, एन पार्टिकल सिस्टम हमने अज्यूम कर लिया। द स्टेट ऑफ एन स्पिनलेस पार्टिकल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन। कि हम क्या करते हैं, स्टेट हमने बतानी है, हम किसी पार्टिकल को
फॉर एग्जांपल जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, हमने एक पार्टिकल को ट्रैप किया हुआ है किसी पोटेंशियल वेल के अंदर, तो हम उसका स्टेट फंक्शन निकालते थे ना, कि हमने उसका स्टेट फंक्शन जो है वो साइज से फॉर एग्जांपल निकाला। तो इसी तरह अगर हम स्पिनलेस पार्टिकल एन अज्यूम कर लेते हैं, उसकी हमने स्टेट बतानी है, तो हम उसकी स्टेट को भी साई फंक्शन यूज़ करते हुए बता सकते हैं, जो कि आपके पास जनरल एक्सप्रेशन था, वेयर दिस साई इज द स्टेट ऑफ द एन स्पिनलेस पार्टिकल्स। एन कैसे है देखें, मैंने उसको आगे जो है फर्दर उसके सब्सक्रिप्ट कोएफिशिएंट्स में डिवाइड कर दिए, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, विच इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम। जब हम इस स्टेट फंक्शन को फर्दर यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हम इसके लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो एन स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए आप जब स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो आप स्टेट फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ सिमिलर टू सिंगल पार्टिकल। उसमें जस्ट ये था कि आप साई लिखते थे क्योंकि वो वन पार्टिकल के लिए होता था, ये एन पार्टिकल्स के लिए, तो इसलिए उसके लिए फर्दर सब्सक्रिप्ट में एन पार्टिकल्स के लिए उसके जो है पोजीशंस, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल, R1 R2 एंड अप टू Rn, एंड T इज द डिपेंडेंस ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसका भी फार्मूला वही रहेगा, लेकिन वो एन पार्टिकल्स के लिए तो हम उसको एन पोजीशंस के लिए जो डिवाइड कर देंगे, साथ में टाइम डिपेंडेंस भी रिप्रेजेंट कर देंगे, विच इज़ द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। आगे मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है, प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल वन इन द वॉल्यूम ऑफ, कि अगर जो है मैंने जैसे बताया कि पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल है, तो उसके वॉल्यूम पार्टिकल वन का जो वॉल्यूम है वो ये होगा, सेंटर्ड अबाउट R1 पोजीशन। सिमिलरली पार्टिकल टू इन द वॉल्यूम दिस अबाउट दिस पोजीशन एंड अप टू n इन द वॉल्यूम ऑफ d क्यूब Rn अप टू Rn। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने उसकी स्टेट भी बता दी, प्रोबेबिलिटी भी बता दी। अब थर्ड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है नॉर्मलाइज्ड करना किसी भी पार्टिकल को। जिस तरह से हम सिंगल पार्टिकल को नॉर्मलाइज कर रहे थे, उसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एन पार्टिकल्स को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में मॉडिफिकेशन क्या आ जाएगी, बाकी सारा कुछ आपके पास एज इट इज़ रहेगा। स्टेट फंक्शन का आपके पास स्क्वायर जो कि उसके मोड का स्क्वायर होता है, विच इज़ इक्वल टू वन। अगर तो इक्वल टू वन आता है तो वो नॉर्मलाइज होगा, अगर इक्वल टू वन नहीं आता है तो वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा। और ये जो ब्रैकेट किया हुआ फंक्शन है, ये वही है जो इधर ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं, इनको आप जो है इंटीग्रल के साथ जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। Similarly, the wave function psi evolves in time according to the time dependent Schrödinger equation। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप स्टेट को फाइंड आउट करते हैं तो आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये आपके पास टाइम डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वही आपके पास रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। जो आप अप्लाई करते हैं एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी एंड द स्टेट ऑफ दैट फंक्शन सिमिलरली विच इज़ इक्वल टू हैमिल्टोनियन which is operator, so that's why I use this term Hamiltonian, and which is the same state of this one. Also, the form of Hamiltonian is obtained by generalizing the one particle Hamiltonian to n, कि हम h की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम प्रीवियसली कह रहे थे सिंगल पार्टिकल के लिए, जस्ट उसमें थोड़ा चेंज जो आएगा वो पोजीशन का आ जाएगा, कि हम उसको r और t में जो है वो डिवाइड कर देंगे। बाकी आपके पास आप जानते हैं हैमिल्टोनियन इक्वल टू होता है p स्क्वायर, वेयर p is the momentum operator over 2m plus v, where v represents the potential of the well और also potential energy of the well, जो क्या जिसमें पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है पोटेंशियल वेल को, ये v उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे फर्दर मैंने p की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है। आप जानते हैं p की वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वायर और इधर आपके पास डेल स्क्वायर। ये अगर सिंगल पार्टिकल के लिए हो तो वो आप अलॉन्ग डायमेंशन यूज़ कर लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स या पार्शियल ओवर पार्शियल वाई या पार्शियल ओवर पार्शियल जी। लेकिन अगर आपके पास 3 डिमेंशनल हो तो आप फिर डेल का स्क्वायर जो है अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टेशनरी स्टेट्स, नाम से श्योर है स्टेशनरी, मतलब जिसके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो स्टेशनरी हों।
इन द केस इफ द पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट, ध्यान कीजिएगा टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम का फैक्टर वॉनिश हो जाएगा। स्टेशनरी स्टेट्स व्हेन द पोटेंशियल वी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, अब जो पोटेंशियल होगा वो डिपेंड नहीं कर रहा टाइम के ऊपर। तो जो प्रीवियस आपके पास इक्वेशंस हमने अभी स्टडी की हैं उनमें टाइम का फैक्टर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, और देख लें यहाँ पे अब टी नहीं है, तो यहाँ पे एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा जो कि जिसके लिए हम साई इंटू टी लिखेंगे, ये मतलब टी के फंक्शन को वॉनिश कर देगा जो यहाँ पे हमारे पास टी था। इसके लिए वैल्यू जो है वो होती है स्टेशनरी स्टेट एक्सपोनेंशियल पर रेज टू माइनस एओटा ई टी ओवर एच काट। दिस फैक्टर रिप्रेजेंट्स फॉर स्टेशनरी स्टेट्स, ऑल्दो ये स्टेशनरी जो स्टेट्स हैं नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, लेकिन एक्सपोनेंशियल फैक्टर के अंदर टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसलिए है कि ये आपके पास आप एज अ होल जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास स्मॉल ही आता है, माइनस टाइम ऑफ एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपके पास बेसिकली स्टेशनरी स्टेट फैक्टर कहलाता है। ई यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड साई इज द सोल्यूशन टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि हमें पता है ये होती है कि हम हैमिल्टोनियन को स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमें टोटल एनर्जी मिलती है जो कि टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने हैमिल्टोनियन की वैल्यू जो हमने अभी प्रीवियसली बताई थी वो मैंने पुट कर दी है, क्योंकि ये अब टाइम इंडिपेंडेंट था, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टी को जो है वॉनिश कर दिया है। सिमिलरली इधर ई और आगे पास साई आ जाएगा, मतलब इसी इक्वेशन के अंदर मैंने एच की और एच की वैल्यू एंड साई की वैल्यू पुट कर दी है। The properties of stationary states for a single particle also apply to n particle. Similarly जैसे प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि हम जो वन पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए वन पार्टिकल को बेस बनाते हुए या उसकी मेजरमेंट्स को बेस बनाते हुए हम जो है वो एन पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास उसी की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं कन्वर्ट हो जाएंगी एन पार्टिकल्स के लिए। तो जब एन पार्टिकल्स के लिए वही आपके पास इक्वेशन आप उसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपने समीशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये मैंने माइनस एच कट स्क्वायर को साइड पर कर लिया है और समीशन मैंने इधर अप्लाई कर दिया है। एओटा सॉरी आई इज इक्वल टू 1 to n, और जो आपके पास 1/2m था उसको मैंने इधर आई एम आई कर दिया कि वो आई पार्टिकल्स के लिए हो गया। सिमिलरली डेल स्क्वायर आर आई प्लस वी, इसको भी आर आई कर लिख सकते हैं या इसको ओपन फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली दिस टर्म इधर भी आर आई आप कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर या इस तमाम लेक्चर को सम अप करते हुए आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है वो समीशन की फॉर्म में आ जाएगी, हैमिल्टोनियन समीशन की फॉर्म में आ जाएगा, और आपके पास जो स्टेट वेक्टर है साई वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो थोड़ा चेंज है वो आप देख लें कि आपके पास जो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं उनके अंदर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, स्टेशनरी स्टेट के अंदर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। और स्टेट वेक्टर के लिए जो है जब आप ये फैक्टर लिखेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि आपको पाई की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो आपने कुछ बुक्स में कोई नोटेशन यूज़ की होती हैं, कुछ में कोई यूज़ की होती हैं, तो इसलिए समीशन इधर भी एनर्जी और हैमिल्टोनियन के अंदर भी समीशन की जगह पे भी ये पाई आ सकता है, जो कि इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो तमाम वैल्यूज़ के लिए आई इक्वल टू 1 to n, जो कि इसका भी सेम अफेक्ट है जो कि समीशन का होता है, तो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। दिस टर्म विच इज़ सिमिलर टू पाई ऑल्सो इट्स बिहेव्स लाइक समीशन। तो ये आपके पास इस तरह से फिर आईथ पार्टिकल या nth पार्टिकल्स के लिए आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।